शेगांव महाराष्ट्र का एक ऐसा गांव जहां भक्त श्री गजानन महाराज की समाधि पर माथा टेकने जाते हैं। पर इस आध्यात्मिक भूमि की एक गली में छुपा था एक ऐसा काला सच जहां इंसानी जलन ने तंत्र के रास्ते मौत को बुलाया था। ये कहानी है विवेक की, जो एक बेहद गरीब परिवार में जन्मा था, लेकिन विवेक की मेहनत और सूझबूझ के कारण उसने घर की सारी गरीबी दूर कर दी। लेकिन उसकी बदलती हालत किसी के मन में जलन पैदा कर रही थी। दोस्तों राम राम, मेरा नाम सौरभ है और ये चैनल है स्टोरी विद सौरभ। मैं आप सभी के लिए लेकर आता हूँ डरावनी कहानियाँ, भूत प्रेत पिशाच, जिन्न राक्षस, छलावा और आत्मा के सच्चे किस्से। कृपया कहानी को पूरा सुनिए। मैं दावा करता हूँ ये कहानी सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो चलते हैं कहानी की ओर। विवेक देशमुख ने गरीबी से उठकर पुणे में देशमुख इंडस्ट्रीज नाम से एक छोटा सा स्टील व्यापार शुरू किया था। 5 साल में उसका बिजनेस तेजी से फैल गया। मीडिया में उसका इंटरव्यू छपने लगा और गांव के हर कोई उसे गर्व से देखने लगे। पर हर कोई खुश नहीं था। उसके चाचा आत्माराम देशमुख, जो शेगांव में पुश्तैनी जमीन जायदाद संभालते थे, विवेक की तरक्की देखकर अंदर ही अंदर जलने लगे थे। उन्हें लगता था कि सारा पैसा और इज्जत अब विवेक के हिस्से में जा रही है, जबकि वे ही कभी परिवार का सबसे बड़ा सपोर्ट थे। परिवार की नज़र में विवेक की इज्जत बढ़ती देखकर चाचा आत्माराम के मन में विवेक के लिए ईर्ष्या पैदा होने लगी। एक दिन चाचा ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, इतनी तरक्की कोई एक रात में नहीं करता। ये विवेक जरूर कोई टोना टोटका करता होगा। लेकिन सच में टोना तो अभी शुरू होना बाकी था। विवेक की माँ और पिताजी के मौत के बाद खाना चाचा के घर से आने लगा था, खासकर जब विवेक अपने किसी रिश्तेदार से मिलने गांव वापस आता था। जब भी विवेक गांव आता तो उसका खाना चाचा के घर से ही आता था। एक रात विवेक ने महसूस किया कि खाने में अजीब सी महक है। दाल पीली नहीं, कुछ राख जैसी थी, लेकिन थका हुआ था और भूख भी तेज लगी थी, तो उसने बिना कुछ सोचे खाना खा लिया। गांव से लौटने के बाद एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और लगातार वह बीमार रहने लगा। उल्टी में काला काला तरल निकलता, बदन दर्द, नींद में डरावने सपने। कभी कभी तो सपने में खून से सनी एक डरावनी औरत दिखाई देती, जो सपने में विवेक का मांस खाती हुई दिखती। हालत इतनी खराब थी कि विवेक अब सो भी नहीं पाता। जब भी वह आंख बंद करता उसे वही महिला दिखती, सुनीता, विवेक की पत्नी। पहले तो इसे कमजोरी समझती रही, लेकिन जब हर रात वही सपना आने लगा और विवेक की आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे, तब उसने समझा ये बीमारी नहीं, ये कुछ और है। सुनीता ने एक दिन बिना किसी को बताए विवेक को कार में बैठाया और उसे छुप कर पुणे के एक तांत्रिक के पास ले गई। वो तांत्रिक गोविंद बाबा विवेक को देखते ही बोल पड़ा, इसके ऊपर किसी ने मारण क्रिया की है। मसान की राख, शमशान की भस्म और इसके साथ किसी की अस्थियां पीसकर इसे खिलाई गई है। ये किसी तांत्रिक की मारण क्रिया है, बहुत खतरनाक। ये धीरे धीरे जान लेती है और बहुत तड़पा तड़पा कर मौत देती है। सुनीता एकदम सन्न रह गई। उसने बाबा से पूछा, बाबा ये किसने किया होगा? बाबा बोले, किसी अपने ने ही किया है, पर असली आत्मा तो एक प्रेत है, उसे बंधन में रखा गया है। वो प्रेत इसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। ये प्रेत जहाँ से इसके पीछे लगा है, इसे वही छोड़ना पड़ेगा। फिर बाबा ने शेगांव की एक महिला तांत्रिक के बारे में सुनीता को बताया और कहा, इस समस्या का निवारण केवल ये तांत्रिका ही कर सकती है। शेगांव से 3 किलोमीटर दूर जंगल के किनारे एक टूटे फूटे किले के पास रहती थी एक रहस्यमयी औरत, रुक्मिणी बाई, जो कभी तंत्र विद्या की शिष्या रही थी, अब समाज से दूर रहती है। सुनीता और विवेक उसके पास पहुंचे। रुक्मिणी बाई ने सिर्फ इतना कहा, प्रेत को बुलाया गया है, वो तभी छोड़ेगा जब बलि मिलेगी, और बलि भी साधारण नहीं, काले बकरे की, वो भी तांत्रिक विधि से। रुक्मिणी बाई ने कहा, पूर्णिमा के रात शमशान के पास पीपल के पेड़ के नीचे लाल कपड़े में काला बकरा बांधो, उसके गले में नींबू मिर्च की माला डालो और विवेक का एक बाल, कटा हुआ नाखून और विवेक का थोड़ा सा खून बकरे के ऊपर रख देना और बकरे के कान में 3 बार कहना, जो आया है उसे ले जा, तब प्रेत बलि स्वीकारेगा। आने वाले 5 दिनों में पूर्णिमा थी। सुनीता ने एक काला बकरा खरीदा, उसकी पूजा की और सारी तैयारी उसी रात की गई। पूर्णिमा की रात, पीपल का पेड़, हवा तेज और आकाश में चमकती बिजली। रुक्मिणी बाई ने मंत्रोच्चारण शुरू किया।
करीब 10 मिनट बाद बकरे में कुछ अजीब हरकत शुरू होने लगी। बकरा कांप रहा था। विवेक की आंखें लाल हो चुकी थी। उसके भीतर कुछ अजीब घट रहा था। प्रेत उसे धीरे धीरे हवा में उड़ा रहा था। सुनीता ने बकरे के कान में मंत्र दोहराया, जो आया है उसे ले जा, जो आया है उसे ले जा। जैसे ही बलि दी गई, बकरा गिरा और उसकी आंखें सफेद हो गई और बकरा एकदम से सूख गया, जैसे बकरे को अंदर से किसी ने पूरी तरह निचोड़ लिया हो। चारों ओर से अजीब चीखें गूंजने लगी। विवेक जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। एक पल को लगा कोई धुएं जैसी इंसानी आकृति हवा में एक पल के लिए दिखी और गायब हो गई। रुक्मिणी बाई बोली, प्रेत ने बलि स्वीकार ली, अब ये मुक्ति देगा, लेकिन जिसने इसे भेजा है उसका विनाश निश्चित है। अगली सुबह आत्माराम चाचा अपने घर में बड़बड़ाते हुए मिले। उनके शरीर पर फफोले थे, आंखें लाल और जुबान लड़खड़ाई हुई। उन्होंने चिल्लाते हुए कबूल किया, मैंने ही किया था, मैंने ही प्रेत को बुलाया था। भैरव तांत्रिक ने मुझे राख दी थी। मैं जल गया था विवेक की तरक्की से। दीवार पर टंगी विवेक की पिता की तस्वीर अचानक नीचे गिरकर टूट गई और आत्माराम ने वही अंतिम सांस ली। सुनीता और विवेक ने अपने घर की साफ सफाई करवाई, पूजा रखवाई और फिर कभी गांव से लाया हुआ खाना नहीं खाया। विवेक पूरी तरह ठीक हो गया, लेकिन उस रात के बाद से जब भी वह पीपल के पेड़ के पास से जाता, उसे एक बकरी की आवाज सुनाई देती, जैसे प्रेत अब भी वही है, सिर्फ शांत लेकिन जागरूक। कभी कभी जो थाली अपनों के हाथों से मिलती है वो स्वाद नहीं, मौत देती है। मारण क्रिया तंत्र की सबसे भयानक विधि है और जब वो अपने ही कर दे तो बचना असंभव नहीं पर मुश्किल जरूर होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए, और इस कहानी का कौन सा भाग आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया कमेंट करिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि इस चैनल की अगली डरावनी कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं अगली किसी कहानी में किसी नए डर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।